अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रहमत अंसारी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कुछ खास इंटरनेशनल खबरें हैं जिसे हम आपके सामने एक एक कर रखेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहली खबर में हम आपको इसराइल द्वारा यमन पर किए गए खतरनाक हमले के बारे में बताएंगे। वहीं दूसरी खबर पाकिस्तान की है, उसके बारे में भी हम आपको डिटेल से बताएंगे। दोस्तों, पहली खबर यमन और इसराइल से आ रही है। आज फिर इसराइल ने यमन पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। इजरायली वायुसेना ने रात के अंधेरे में यमन की राजधानी सना के करीब यमन के एक बहुत बड़े बिजली केंद्र को निशाना बनाया है, जिसके बाद खुद इजरायली मीडिया ने यह दावा करते हुए बताया है कि वह यमन के राजधानी सना के करीब हूतियों के एक बहुत बड़े बिजली केंद्र को निशाना बना दिया है। और इजरायली मीडिया ने बताया है कि इसराइल के तरफ से किए गए इस हमले में यमन का यह बिजली केंद्र पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। कहीं न कहीं इसराइल का यह हमला यमन के रिसोर्सेज को बर्बाद करने और हूतियों को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए किया गया था। लेकिन सुबह होते ही यमनी मीडिया ने इसराइल के इस हवाई हमले की पूरी तरह से पोल खोल दिया है और यमन की मीडिया ने बताया है कि इसराइल द्वारा रात के अंधेरे में यमन के बिजली केंद्र पर किए गए यह हमला फेल हो गया है और इस बिजली केंद्र को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, सिवाय इसके कि इसराइल के तरफ से किए गए इस हमले में इस बिजली केंद्र के एक छोटे से भाग को ही नुकसान हुआ है और इजरायली एयरफोर्स का निशाना पूरी तरह से चूक गया है। यमन के मीडिया ने फोटो जारी करते हुए बताया है कि इसराइल के इस हमले में इस बिजली केंद्र के एक छोटे से हिस्से को ही नुकसान हुआ है, जिसमें आग लगने के कारण छोटे मोटे धमाके हुए थे, जिस पर यमन ने पूरी तरह से काबू पा लिया है और अब यह बिजली केंद्र फिर से पहले की तरह काम कर रहा है। वहीं इसराइल के इस हमले के फेल होने की वजह यह बताया जा रहा है कि इसराइल के साथ इस हमले में अमेरिका और ब्रिटेन नहीं शामिल थे, क्योंकि इससे पहले इसराइल ने जितने भी यमन पर हमले किए हैं उन सभी हमलों में अमेरिका और ब्रिटेन इसराइल के साथ मिलकर हमले कर रहे थे, जिससे इसराइल यमन के ठिकानों को सटीक निशाना बना ले रहा था। लेकिन इस बार अमेरिका और ब्रिटेन के इस हमले में शामिल न होने की वजह से इसराइल पूरी तरह से यमन पर किए गए इस हमले में चूक गया है और इसराइली एयरफोर्स की तरफ से दागे गए मिसाइल यमन में अपने ठिकाने को सटीकता से निशाना नहीं बना पाई है। इससे अब इसराइल के एयरफोर्स पर सवाल उठने लगा है कि क्या इसराइल अमेरिका और ब्रिटेन के बगैर यमन का कुछ भी बिगाड़ पाएगा, क्योंकि जिस तरह से यमन पर यह इसराइल का हमला चुका है इससे चारों तरफ इसराइल के खुद के ताकत पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। वहीं अमेरिका इस बार इसराइल के साथ यमन पर इस हमले में इसलिए नहीं शामिल हुआ क्योंकि पहले अमेरिका और इसराइल जिस तरह से यमन में हूतियों को निशाना बना रहे थे, इसका जवाब हूतियों की तरफ से इसराइल से ज्यादा अमेरिका को दिया गया, चूंकि यह अमेरिका का लड़ाई भी नहीं था और वह सिर्फ इसराइल के लिए यमन से लड़ रहा था। और हूतियों ने अमेरिका से बदला लेने के लिए रेड सी और अरब सागर में जितने भी अमेरिकी कार्गो शिप और अमेरिका के जंगी जहाज जो इन क्षेत्रों में तैनात थे, हूतियों ने इन सबको निशाना बनाना शुरू कर दिया था, जिससे अमेरिका को भारी नुकसान हो रहा था। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन राष्ट्रपति हैं, उन्हें हूतियों की तरफ से अमेरिकी जहाज पर किए जा रहे हमले से काफी नुकसान समझ में आने लगा था, जिसके बाद मई महीने में वाशिंगटन की तरफ से ऐलान किया गया कि अमेरिका युद्ध विराम लगाना चाहता है, जिसके बाद हूतियों ने भी अमेरिका के इस युद्ध विराम के शर्त को मानते हुए यह ऐलान कर दिया कि रेड सी में अब अमेरिकी जहाज़ों पर हमले नहीं किए जाएंगे। लेकिन इसके बदले में अमेरिका भी हूतियों और यमन पर हमले नहीं करेगा। यही वजह था कि यमन पर इस हमले में इसराइल के साथ अमेरिका शामिल नहीं हुआ, जिस वजह से ब्रिटेन ने भी अपने कदमों को पीछे कर लिया और पूरी दुनिया यह देख रही है कि अमेरिका और ब्रिटेन के बगैर इजरायली एयरफोर्स का यह हमला किस तरह से फ्लॉप हो गया है। अगर यही हाल रहा तो अमेरिका और यूरोप के तरफ से दिए जा रहे इसराइल को हथियार बंद होने के बाद हमास भी इसराइल को हरा सकता है, क्योंकि इसराइल की सेना अमेरिका और यूरोपीय देशों के मदद के बिना कुछ भी नहीं है। वहीं दूसरी खबर में इस वक्त हम पाकिस्तान के आर्मी पावर के बारे में बात करें तो पाकिस्तान इस समय एशिया में युद्ध शक्ति के तौर पर उभरता जा रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस वक्त जिस तरह से पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन को बैलेंस बनाकर चल रहा है, यह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अमेरिका और चीन एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं और दोनों ही खुद को दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर देश समझते हैं। लेकिन वही पाकिस्तान इस वक्त दोनों देशों से अपने बैलेंस को बनाए हुए है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ 2 महीने के अंदर 2 बार अमेरिका और 2-3 बार चीन जा चुके हैं। वहीं चीन ने आज पाकिस्तान को तीसरा हैंगर क्लास पनडुब्बी, जो कि बहुत एडवांस पनडुब्बी माना जाता है, पाकिस्तान को सौंप दिया है। पाकिस्तान और चीन में कुछ साल पहले यह डील हुआ था कि पाकिस्तान और चीन मिलकर
पाकिस्तान के लिए 8 हैंगर क्लास पनडुब्बियां बनाएंगे। वहीं दोनों देशों में इस डील के होने के तुरंत बाद ही चीन ने पाकिस्तान को 2 हैंगर क्लास पनडुब्बियां बनाकर भेज दिया था और अब यह तीसरा हैंगर क्लास पनडुब्बी चीन के तरफ से बनाकर पाकिस्तान को भेज दिया गया है। वहीं अभी चीन 5 और पनडुब्बी बनाकर पाकिस्तान को देगा। चीन इस वक्त पाकिस्तान को पनडुब्बी, फ्रिगेट्स और फाइटर जेट ही नहीं दे रहा है, बल्कि इन चीज़ों को चीन पाकिस्तान को देने के साथ साथ पाकिस्तान को अपनी खतरनाक टेक्नोलॉजी भी दे रहा है, जिससे पाकिस्तान अब इन सब चीज़ों को अपने देश में भी तैयार कर सकता है। अभी कुछ महीने पहले भी चीन ने पाकिस्तान को एडवांस क्लास के 4 फ्रिगेट्स दिए थे। इसीलिए मैं यह कह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान एशिया में एक युद्ध शक्ति के तौर पर उभरता जा रहा है। पाकिस्तान को इस वक्त चीन और अमेरिका से खतरनाक हथियारों के साथ साथ दुनिया के सबसे बेहतरीन और एडवांस टेक्नोलॉजी भी फ्री में मिल जा रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त जितनी तेजी से अपने हथियारों को बढ़ा रहा है, इससे आने वाले वक्त में हमारे देश को बड़ा खतरा हो सकता है। वहीं इस वक्त हमारे देश के टेक्नोलॉजी और हथियारों का हाल यह है कि अगर भारत को सबमरीन बनाना हो तो इसके लिए जर्मनी और रूस की तरफ देखना पड़ता है, और अगर भारत को बेहतरीन और एडवांस फाइटर जेट चाहिए तो इसके लिए हमें रूस और फ्रांस की तरफ देखना पड़ता है। वहीं रूस, फ्रांस और जर्मनी भारत को हथियार तो देते हैं, लेकिन वह अपनी टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर नहीं करते हैं। इससे हमारे देश को इन हथियारों को भारत में विकसित करना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है, और यह हमारे देश का इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम बड़े हथियारों को अपने देश में विकसित नहीं करते हैं, और इन हथियारों को खरीदने के लिए दूसरे देशों को मोटा पैसा देते हैं। उसके बाद भी वो देश हमें हथियार तो देते हैं, लेकिन उसके अंदर की टेक्नोलॉजी और उससे जुड़ी अंदर की जानकारियाँ भारत के साथ शेयर नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में फ्रांस को ही ले लीजिए। फ्रांस ने भारत को राफेल फाइटर जेट तो दिए थे, लेकिन उसके लिए मोटा पैसा लिया था। उसके बावजूद भी फ्रांस ने राफेल फाइटर जेट के अंदर के मेन एक्सेस को भारत को देने से साफ इनकार कर दिया था, और फ्रांस ने कहा था कि इससे उसके टेक्नोलॉजी चोरी होने का खतरा बढ़ जाएगा। वहीं पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश भी अपने मिलिट्री पावर को लगातार बढ़ा रहा है। जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरी है, उसके बाद बांग्लादेश में आई यूनुस की नई सरकार ने बांग्लादेश के मिलिट्री पावर को डेवलप करना शुरू कर दिया है, और इसके लिए वह पाकिस्तान और चीन से बड़े बड़े मिलिट्री डील कर रहे हैं। इस वक्त बांग्लादेशी सेना का एक प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंचा हुआ है, और उनकी पाकिस्तान से बड़ी मिलिट्री डील की चर्चाएं चल रही है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकारुज्जमा 22 से लेकर 25 तारीख तक चीन के दौरे पर जा रहे हैं। इस वक्त जिस तरह से भारत के पड़ोसी देश चीन से हथियार खरीद रहे हैं, कहीं न कहीं इससे आने वाले वक्त में हमारे देश को बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन इस वक्त हमारे देश की सरकार और यहाँ की जनता हिंदू, मुसलमान और मस्जिद मंदिर पर ही टिके हुए हैं, और इन अंधभक्तों को खबर ही नहीं है कि चीन तो आगे जा ही रहा है, लेकिन वह हमारे पड़ोसी देशों को भी साथ में बहुत आगे लेकर जा रहा है, और यह सीधे तौर पर हमारे लिए ही खतरा है। लेकिन अनभक्त पूरी तरह से इस चीज़ को इग्नोर किए हुए हैं, और वह भारत से मुसलमान को निकालने की बातें कर रहे हैं। अभी 15 अगस्त के दिन ही बिहार के एक क्षेत्र में मुस्लिमों और सिखों को भारत छोड़ने के लिए ये अनभक्त आंदोलन कर रहे थे। आप ही इमेजिन करिए कि अगर वाकई में भारत में मुस्लिम और सिख न हो तो यह चड्ढीधारी गैंग पाकिस्तान और चाइना से लड़ने की ताकत रखते हैं। इन अनभक्तों को तो सिर्फ हिंदू मुसलमान करना आता है, और यह देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि इससे हमारा देश काफ़ी कमज़ोर हो रहा है, और इस वजह से हमारे देश की तरक्की भी दिन पे दिन धीरे होते जा रहा है। माना कि हमारे देश के पास पैसा बहुत है और हम दूसरे देशों से हथियार आराम से खरीद सकते हैं, लेकिन अगर किसी देश से हमारा युद्ध होता है और युद्ध लंबा चलता है, तो फिर उस वक्त हम किसी दूसरे देश पर निर्भर रहेंगे कि वह हमें हथियार भेजेगा, तो हम इस युद्ध को और आगे कंटिन्यू रख सकें। और अगर दूसरा देश हमें हथियार देने से मना कर दिया, फिर तो हमें युद्ध में नुकसान हो जाएगा। इसीलिए हम सबको अपने देश की सरकार से यह अपील करना चाहिए कि वह बड़े बड़े हथियार जैसे सबमरीन, फाइटर जेट, इन सब चीज़ों को भी भारत में ही विकसित करे। हमारे देश में अगर फाइटर जेट भी बनाना होता है तो इसके इंजन के लिए हमें अमेरिका और रूस पर निर्भर होना पड़ता है। देश में इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और IITN होने के बावजूद हम अभी तक फाइटर जेट के इंजन बनाने से भी काफ़ी दूर हैं। यह आज के समय में एक सोचने वाली बात है, और इन सब चीज़ों की वजह भी हम बखूबी जानते हैं।
कि हम आपस में ही इस वक्त लड़ रहे हैं। वहीं तीसरी खबर आपको बता दें कि इंडोनेशिया में कल बहुत तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यह भूकंप के झटके इंडोनेशिया के सुलावेसी क्षेत्र में महसूस किए गए हैं, जिसकी तीव्रता 6.1 बताई जा रही है। कल आए इस भूकंप के झटके में इंडोनेशिया में लगभग 2 दर्जन मकाने ध्वस्त हो गए हैं और एक सड़क भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। इस भूकंप के बाद इंडोनेशिया में 29 लोगों के घायल होने की खबर आ रहा है।